हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर का सीक्वल आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर का ब्रेकडाउन, जो आया था उसके अगले ही साल 1998 में, जिस साल मेरा जन्म हुआ था। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डैनी कैनन और राइटर हैं ट्रे कैलोवे। ओरिजिनल राइटर और डायरेक्टर सीक्वल के लिए नहीं लौटे, जिसका फर्क साफ दिखाई देगा। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसे देख लो, क्योंकि ये उसी के बाद की स्टोरी है। इसमें हम रे और जूली को फिर से देखने वाले हैं और मूवी से जुड़े जो अनसुने फैक्ट्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम जूली को देखते हैं, जो कि चर्च में पहुंची है कन्फेशन करने। कन्फेशन के नाम पे वो हमें पिछले पार्ट का रीकैप देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। और उसका कन्फेशन सुनकर फादर कहता है आई नो what you did last summer. और तभी वो जाग जाती है। वो क्लास में बैठी हुई ये सपना देख रही थी और ऐसे सपने उसे आते रहते हैं। पिछले पार्ट की जो एंडिंग थी वो बाथरूम वाली, वो भी इसका सपना ही था। ये बात उसने खुद कंफर्म कर दी। जब वो क्लास से निकल के गई तो विल बेंसन नाम का लड़का उसके पीछे गया। विल ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें फिर से वही बाथरूम वाला सपना आया? तो जूली ने बताया कि इस बार अलग था। अगर आपने कुछ तो है देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि उसकी ओपनिंग यहीं से टेपी गई है। और कोई बोल रहा था कि हमने कुछ नहीं टेपा। उस मूवी की सिर्फ एक ही चीज अच्छी है, वो बाइकर्स वाला गाना। खैर, पिछले पार्ट की एंडिंग में जब बेन विलिस पानी में डूब गया था, उस बात को 1 साल हो चुका है। जूली अब बॉस्टन में है, जहां ये कॉलेज में पढ़ती है, पर आज भी इसके अंदर वही डर बैठा हुआ है कि फिशरमैन दोबारा आएगा, क्योंकि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। अब ये विल जो है वो जूली को पसंद करता है, पर इसे ये नहीं पता कि जूली को पसंद करने वालों के साथ क्या होता है। गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, 4 जुलाई आने वाला है, लेकिन जूली वापस अपने टाउन नहीं जा रही। वो सीधा अपने रूम पर पहुंची, पर बाहर ही उसे मिल गया रे, जो उसे लेने आया था। लेकिन जूली ने उसे मना कर दिया कि मैं वापस शहर में नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है। जूली का जवाब सुनकर रे बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। जूली अंदर गई तो हमने देखा कि उसने बेड के पास हेलन की फोटो रखी हुई है। उसके कोई प्लान्स नहीं थे, इसलिए वो आराम से सो गई। लेकिन रात में अचानक से उसकी आंख खुली, क्योंकि रूम में कोई आ चुका था। जूली ने चाकू उठा लिया, मगर वो निकली उसकी रूममेट कार्ला विल्सन, जो उसे अपने साथ क्लब में लेकर गई, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड टायरल भी था। और कार्ला ने वहाँ पे विल को भी बुलाया हुआ था, क्योंकि कार्ला पूरे मन से चाहती है कि जूली रे को छोड़कर विल के साथ चक्कर चला ले। जूली की बेस्ट फ्रेंड जो है। क्लब में सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जूली को ऊपर बालकनी में दिखाई दिया फिशरमैन, पर जब पास गई तो कोई भी नहीं। लेकिन इसके बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो उसके पीछे खड़ा है, जबकि था कोई भी नहीं। उसका डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 4 जुलाई नजदीक है, इसलिए वो अकेली ही वापस अपने रूम में जाकर सो गई। अगली सुबह उनके पास फोन आता है एक लोकल रेडियो स्टेशन से, एक कॉन्टेस्ट के लिए, जिसका विनिंग प्राइस था बहामास के टावर बे आइलैंड पर 4 लोगों के लिए फ्री वेकेशन। उनसे सवाल पूछा गया कि ब्राजील की कैपिटल क्या है। उन्होंने जवाब दिया रियो डे जनेरियो और कॉन्टेस्ट जीत लिया, जबकि जवाब गलत है। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें तो फ्री की मौज काटने का मौका मिल चुका था। 4 लोग जाने थे, जिनमें से एक कार्ला, एक उसका बॉयफ्रेंड टायरल, एक जूली और जूली के साथ रे। जूली ने रे के पास फोन करके उसे ये खबर बताई तो रे बोला कि मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम मेरे बिना ही चली जाना। फोन पर उनकी ये बात हुई, जिससे जूली भी निराश थी और रे भी। रे के साथ ही डेव ने उसे समझाया, तब रे को लगा कि मुझे जाना चाहिए, और जूली को प्रपोज करने के लिए जो उसने रिंग ला रखी है वो भी अब काम आ जाएगी। जूली को सरप्राइज देने के लिए डेव और रे रात को शहर से निकल गए बॉस्टन के लिए। लेकिन रास्ते में उन्हें एक कार क्रैश हुई दिखाई दी और आदमी उसके पास ही रोड पर लेटा हुआ था, उन्हीं फिशरमैन वाले कपड़ों में। रे पास गया उसे चेक करने, तो पता चला कि वो तो एक पुतला था। इतने में रे को समझ पाता फिशरमैन आया और डेव को मार के ट्रक लेकर रे के पीछे लग गया, उसे भी मारने के लिए। रे जैसे तैसे जान बचाकर भाग रहा था, पर तभी सामने से एक और बड़ा ट्रक आ गया, तो मजबूरन रे को खाई में कूदना पड़ा, जिसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अगली सुबह जूली बाहर बैठी हुई रे का वेट कर रही थी, लेकिन वो नहीं आने वाला। पर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कार्ला ने पहले से ही सारा प्रोग्राम फिक्स कर रखा है। उसने जूली के साथ जाने के लिए विल को बुला रखा है। कभी कभी तो लगता है कि ये जूली की बेस्ट फ्रेंड है या फिर विल की। फिर वो चारों टावर बे आइलैंड के होटल में पहुंच गए, पहले प्लेन से सफर करके, फिर बोट में, जो कि एक लौता तरीका है आइलैंड तक जाने का और आइलैंड से वापस आने का।
आइलैंड से आखिरी बोट जाती है शाम 6 बजे। उसके बाद आइलैंड से कोई भी नहीं जा सकता। वो चारों जाके होटल में चेक इन करते हैं और वहाँ का मैनेजर मिस्टर ब्रूक्स उन्हें 2 रूम देता है, वो भी हनीमून स्वीट। कार्ला और टैरल का तो काम बन चुका था, लेकिन जूली के लिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी क्योंकि उसके साथ रहेगा विल। मिस्टर ब्रूक्स उन्हें यह भी बताता है कि फिलहाल हमारे पास स्टाफ कम है क्योंकि ये ऑफ सीजन चल रहा है और ऑफ सीजन का भी आज आखिरी दिन है। ऑफ सीजन यानी कि तूफान वाला सीजन, और तूफान के दौरान कोई भी इस आइलैंड पे फंसना नहीं चाहता। इनका क्या है, 1-2 दिन मजे करके चले जाएंगे। एस्टस नाम के एक ओल्ड वर्कर ने उनके बैग्स उनके रूम्स तक पहुंचाए और फिर बार में गए तो वहां पे उन्हें मिली बार टेंडर नैन्सी। वहां पे जूली कैरियोके पे गाना गाने लगी, लेकिन अचानक से लिरिक्स में लिखा गया आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, जिसे देखते ही जूली सहम गई। लेकिन वो सिर्फ जूली ने देखा और किसी ने नहीं देखा क्योंकि बाकी सब अपने में मस्त थे। जूली भागकर अपने रूम में चली गई तो रूम में उसके लिए एक लेटर रखा हुआ था जिसमें लिखा था सरप्राइज, और वो सरप्राइज प्लान किया था विल ने, लेकिन सब बिगड़ गया। फिर भी विल ने जूली को बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और इसके बाद जूली को अकेला छोड़कर वो चला गया बाहर टहलने। इसी बीच डेरिक नाम का वर्कर बोट्स को बांध रहा था कि तभी उसके पास आ गया टाइटस। टाइटस बोल रहा था कि बोट लेकर मेनलैंड पर पार्टी करने चलते हैं, लेकिन डेरिक बोला कि तूफान आने वाला है, उससे पहले मुझे बोट्स बांधनी है। फिर टाइटस तो वहां से चला गया, पर उसके जाते किसी ने रस्सी खींचकर डेरिक को पानी में गिरा दिया, और जब डेरिक पानी से निकलने लगा तो सामने उसे खड़ा हुआ मिला फिशरमैन, जिसने हुक घुमाकर उसे मार डाला। इसके बाद फिशरमैन पहुंच गया होटल के अंदर, और अंदर उसने हाउसकीपर ओल्गा को भी बेरहमी से मार डाला। उधर रे को पहुंचा दिया गया था हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल से वो भाग निकला क्योंकि उसे पता था कि अब जूली की जान को भी खतरा है। उसने होटल में फोन मिलाया, लेकिन फोन उठाने के लिए कोई था ही नहीं। तब रे ने डिसाइड किया कि वो खुद आइलैंड पर जाएगा जूली को बचाने। वो सीधा पॉन शॉप पे पहुंचा वो अंगूठी बेचने जो उसने जूली के लिए ली थी। अंगूठी बेच के उसने गन ली और फिर वो निकल गया आइलैंड के लिए। इधर जूली अपने रूम में अकेली थी तो उसे कुछ आवाजें आने लगी, और जब उसने अलमारी खोलकर देखी तो अंदर उसे मिली डेरिक की लाश। जूली भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर मिस्टर ब्रुक्स को साथ लेकर वो रूम में पहुंचे, लेकिन तब तक अलमारी एकदम साफ हो चुकी थी, और जूली को तो इसका एक्सपीरियंस है, उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। वो बोली कि मुझे आइलैंड से जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट बोट कब की जा चुकी है और अब कई दिनों तक कोई बोट नहीं आने वाली क्योंकि तूफान आ चुका है। ये सुनकर जूली ने बोला कि मैं फोन करके बोट मंगा लूंगी, लेकिन फोन सारे डेड हो चुके हैं कुछ देर पहले ही। अब इस होटल में मौत का खेल चलेगा क्योंकि कोई भी जूली की बात पे यकीन नहीं कर रहा। इस बीच टाइटस अपने रूम में बैठा हुआ था तो फिशरमैन ने जाकर उसे भी उधेड़ दिया। ये रात उन चारों ने एक ही बेड पर सोकर काटी, और सुबह होते ही टायरल जूली को चिढ़ाने लगा फ्रेडी और जेसन का नाम लेकर। Freddy or Jason or somebody. इसके बाद टायरल और विल चले गए टाइटस को ढूंढने, लेकिन टाइटस उन्हें मिला माइनस। जूली और कार्ला जिम में जा चुके थे और कार्ला ने जूली को टैनिंग बेड पे लेटा दिया था। तभी फिशरमैन आया और जूली को बेड के अंदर लॉक करके उसकी हीट मैक्स पे करके वहां से चला गया। इस बीच कार्ला को ओल्गा की लाश मिल गई ड्रायर में घूमती हुई। अब जूली वहां पे लेटी लेटी भुन जाती, वो तो टाइम रहते तीनों ने आकर उसे बचा लिया, और अब उन तीनों को जूली की बातों पे यकीन हो चुका था। वो चारों सीधा मिस्टर ब्रुक्स के पास पहुंचे, लेकिन वो भी कब का मर चुका था, और पीछे उसके खून से लिखा हुआ था आई स्टिल नो। मदद बुलाने का इकलौता जरिया था रेडियो, जिसे पहले ही तबाह कर रखा था। अब कैसे भी करके उन्हें आइलैंड से निकलना था, लेकिन निकले कैसे? बोट्स तो सारी गायब हैं। अब परेशान होकर जूली ने उन तीनों को सारी बात सच सच बता दी, जो भी 2 साल पहले हुआ था और जो पिछले साल हुआ था वो भी। जो भी कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फिशरमैन जूली को मारना चाहता है। ये सब सुनकर टैरल का शक गया सीधा एस्टेस के ऊपर, क्योंकि सिर्फ वो ही दिखाई नहीं दे रहा। वो चारों एस्टेस के रूम में पहुंचे तो वहां पे उन्हें मिला ढेर सारा वूडू का सामान और साथ में जूली और कार्ला का पर्सनल सामान भी, जिससे पता चला कि एस्टेस इनके ऊपर काला जादू कर रहा था। अब वो सब होटल में से कुछ हथियार जमा करने लगे, तभी एस्टेस उनके पास आ गया उन्हें बताने कि ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। तुमने क्विज का गलत जवाब दिया था, फिर भी तुम यहाँ पर हो, यानी कोई तुम्हें सेटअप करके यहाँ पे लाया जान से मारने के लिए। टैरल बोला कि वो तुम ही हो, तुम ही वोडू करते हो। तो एस्टेस बोला कि वो सब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा था। और खास बात यह है कि एस्टेस भी बेन विलिस के बारे में जानता है, क्योंकि बेन पहले इसी होटल में काम करता था और यहीं पे रहा करता था अपनी फैमिली के साथ, वाइफ, बेटा और बेटी। एक दिन उसकी वाइफ की लाश मिली और सबने यही सोचा कि बेन ने ही अपनी वाइफ को मारा होगा, क्योंकि वो बेन को चीट कर रही थी। उसके बाद बेन अपने बच्चों को लेकर गायब हो गया, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। उसकी वाइफ सैरा की कब्र यहीं पर है, साथ में उसकी बेटी सूजन की भी, और उनके साथ एक कब्र और खुदी हुई है जूली की। आज 4 जुलाई जो है, जो होगा आज ही होगा।
अब यहाँ पे जूली फिर से वही ओरिजिनल वाला आइकॉनिक सीन रिक्रिएट करती है फिशरमैन को चैलेंज करके। खैर इस बीच एस्टस वहां से गायब हो चुका था तो विल अकेला ही उसे ढूंढने चला गया और एस्टस उसे मिला किनारे पर। वो बोट लेके निकल रहा था पर जब उसने विल को देखा तो उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर डाला। इस बीच रे भी बोट लेकर आइलैंड के लिए निकल चुका था। जूली, कार्ला और टैरल वापस होटल में गए जहाँ किचन में उन्हें छुपी हुई मिली नैन्सी, जिसे देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। पर तभी फिशरमैन ने आकर टैरल के गले में हुक घुसाकर उसे मार डाला। तीनों लड़कियां जाकर एटिक में छुप गई और वहां पे अटैक हो गया कार्ला के ऊपर। बचते बचाते आखिर में कार्ला भी फिशरमैन के हत्थे चढ़ने वाली थी पर जूली ने टाइम रहते उसे बचा लिया। फिर तीनों जा पहुंची स्टॉर्म शेल्टर में जहां पे उन्हें सभी विक्टिम्स की लाशें मिली। तभी विल आ गया उन्हें ले जाने के लिए। वो उन तीनों को वापस होटल में ले गया क्योंकि फिशरमैन को उसने अभी किनारे पर देखा। उसने बताया कि एस्टस ने मेरे ऊपर अटैक किया जिस वजह से मेरी हालत अब खराब है। उसके पेट से खून निकल रहा था, इसलिए नैन्सी और कार्ला फर्स्ट एड ढूंढने चले गए, लेकिन उसके बजाय उन्हें मिल गई एस्टस की लाश। पीछे से फिशरमैन भी आ गया जिसने सेम हार्पून को दबाकर नैन्सी को भी मार डाला, डबल स्टैब। इसके बाद अटैक करके कार्ला को भी चित कर दिया। जूली विल का घाव देखना चाह रही थी पर दिक्कत ये थी कि उसके पेट पे कोई घाव था ही नहीं, वो खून किसी और का था। यहाँ पे रिवील होता है विल का असली चेहरा जो उसने कब से मासूमियत के मास्क के पीछे छुपा रखा था। विल ने ही इनके पास कॉल किया था उस क्विज के लिए क्योंकि ये फिशरमैन यानी बेन विलिस का बेटा है, विल बेंसन। और दोनों के लास्ट नेम्स को अगर जोड़ दो तो पूरी लाइन ही बन जाती है, विलिस बेंसन। वो जूली को पकड़ के कब्रिस्तान में ले गया जहाँ पर बेन भी टाइम से पहुंच गया। हाथ तो उसका कट ही गया था, इसलिए हाथ की जगह उसने होके लगा लिया। वो जूली को भी चीरने वाला था कि तभी रे ने आकर उस पे गन तान दी। यहाँ पे रे जो पहले से चोटिल था उसकी विल के साथ हाथापाई चली जिसमें जीता विल। आखिर में विल ने उसे पकड़ के अपने सामने खड़ा कर लिया ताकि बेन उसे खत्म कर पाए। पर जैसे ही बेन ने वार किया रे सामने से हट गया और हुक घुस गया उसके बेटे के अंदर। बेन ने अपने हाथों से यानी अपने हुक से अपने ही बेटे को मार डाला। इसके लिए रे को भारी सजा मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले जूली ने गन उठाकर बेन को शूट कर दिया। पूरी गन उसमें खाली कर दी और वो जा गिरा खुदी हुई कब्र में, अपनी फैमिली के साथ वहीं पे सो गया। अब उसके वापस आने का कोई चांस नहीं अनलेस वो भूत बन के वापस आए। दोनों वापस होटल पहुंचे तो कार्ला उन्हें जिंदा मिल गई और उन तीनों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। पहली बार कार्ला रे को देख के खुश थी। फिर हम आ जाते हैं कुछ टाइम आगे जब रे और जूली की शादी हो चुकी है और वो दूर कहीं अपना घर खरीद के आराम से रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जूली के मन में डर अब भी है। एक रात जब रे बाथरूम में था और जूली बेड पर बैठी थी तो सामने मिरर में उसे दिखाई दिया कि बेन उसके बेड के नीचे है। जूली चिल्लाती रह गई और बेन ने उसे नीचे खींच लिया। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। अब इस एंडिंग का मतलब क्या है वो तो नए वाला सीक्वल देख के ही पता चलेगा जिसमें जूली, रे और कार्ला फिर से नजर आएंगे। मूवी की बात करें तो ये पिछले पार्ट से एकदम अलग है। इसका प्रेमिस, इसकी वाइब कुछ भी पहले जैसा है ही नहीं और इसके लिए मैं इसे बुरा नहीं कहता। इन्होंने अच्छी कोशिश की, स्टोरी को टाउन से बाहर एक आइलैंड पर शिफ्ट किया, पर कमी ये रह गई कि इसमें उतना मटेरियल नहीं है जितना ओरिजिनल में था। बहुत खाली लगती है मूवी, वरना थ्रिल भी इसमें अच्छा है। इसमें फिशरमैन की बैक स्टोरी को और आगे बढ़ाया गया है जिससे उसके कैरेक्टर के बारे में और पता चला, लेकिन उसे और अच्छा किया जा सकता था। उसमें भी कोई दम नहीं दिखा। तो पिछले पार्ट के रिलीज होने के बाद हुआ यह था कि स्टूडियो को और जल्दी मच गई थी सीक्वल बनाने की क्योंकि पैसा और कमाना था। माइक मेंडिस ने सीक्वल का आइडिया दिया था जो कि कॉलेज में ही बेस्ड होता, लेकिन वो आइडिया स्टूडियो को पसंद नहीं आया। तो स्टूडियो ने सीक्वल लिखने के लिए 2 राइटर्स रखे, ट्रे कैलावे और स्टीफन गैगन। दोनों के अलग वर्जन थे सीक्वल के लिए। उनमें से ट्रे का वर्जन सिलेक्ट हुआ जो हमने देखा अभी। सीक्वल उतना दमदार तो नहीं है जितनी स्क्रीम 2 क्योंकि उसे केविन विलियमसन ने लिखा था। फिर भी ये उतना बुरा भी नहीं है, हाँ, पर ओरिजिनल के आसपास नहीं आता। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $24 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $84 मिलियन। पैसा अच्छा कमाया था, लेकिन लोगों ने इसे उतना पसंद नहीं किया था। बल्कि पहले हफ्ते की कमाई जो इसने की थी वो ओरिजिनल से भी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसे देखा बात फैलने लगी और अगले हफ्ते की अर्निंग एकदम नीचे गिर गई। वरना अगर ये उस लेवल का सीक्वल होता तो और भी ज्यादा पैसे कमाता। उस टाइम लोगों ने पसंद नहीं किया था, लेकिन आज ये कल्ट क्लासिक है डिफरेंट वाइब की वजह से। धीरे धीरे ये लोगों को पसंद आने लगा जो थर्ड मूवी आई थी उसे देखने के बाद। मूवी को जो बुरा रिस्पांस मिला था उसकी वजह से फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने ये मूवी देखी नहीं थी, लेकिन अभी मार्च 2024 में फाइनली उन्होंने ये मूवी देखी और उन्हें पसंद भी आई। 27 सालों तक ये जेनिफर लव ह्यूइट की आखिरी हॉरर मूवी थी। अब 2025 में ये स्ट्रीक टूटी है, वो भी इसी के सीक्वल की वजह से। केविन विलियमसन इस मूवी को इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था, काम बहुत था। डॉसन्स क्रीक, द फैकल्टी, हैलोवीन S2O में लिखाई की थी और टीचिंग मिसेस टिंगल को डायरेक्ट करना था, इसलिए ये मूवी भी छोड़ दी और साथ में स्क्रीम
3 भी। इसके टीजर ट्रेलर में रोजमेरी फोर्सिथ दिखाई दी थी साइकेट्रिस्ट के रोल में और वो जूली की काउंसलिंग कर रही थी कि फिशरमैन जैसा कोई आदमी नहीं है। तभी फिशरमैन मिरर तोड़ के जूली के ऊपर झपट पड़ता, पिछले पार्ट की एंडिंग की तरह। इसका एक और टीजर ट्रेलर था जो पहले रिलीज हुआ था, वही चर्च वाला सीन जो हमने स्टार्टिंग में देखा, पर वो टीजर ट्रेलर अब खो चुका है लॉस्ट मीडिया। स्क्रिप्ट में जब नैन्सी का कैरेक्टर लिखा गया था तो साथ में लिखा गया था कि नैन्सी दिखती है जेनिफर एस्पोसिटो जैसी। फिर नैन्सी के रोल में जेनिफर एस्पोसिटो को ही कास्ट कर लिया। पिछले पार्ट से इसमें वापसी की है जेनिफर लव ह्यूइट, फ्रेडी प्रिंस जूनियर और म्यूज वाटसन ने। सारा मिशेल गैलर भी दिखाई दी फोटो में। कार्ला विल्सन का रोल किया ब्रांडी ने और टायरल का रोल किया मेकी फाइफर ने। सेम साल में मेकी ब्रांडी के सॉन्ग द बॉय इज माइन की वीडियो में नजर आए थे और कार्ला का कैरेक्टर ओरिजिनली एक व्हाइट गर्ल का था, पर जब ब्रांडी ने ऑडिशन दिया तो उसे फाइनल कर लिया गया और उसके लिए रोल ही बदल दिया। ब्रांडी और जेनिफर का जन्म सेम साल के सेम महीने में हुआ था, बस 10 दिन का फर्क है। ये जैक ब्लैक की पहली हॉरर मूवी है, लेकिन मूवी में उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। हेनरी थॉमस ने विल के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। जब जूली कैरियोके में गाना गाती है तब जेनिफर ने सच में गाना गाया है, क्योंकि वो एक ट्रेंड सिंगर है। पीटर जैक्सन को भी डायरेक्ट करने के लिए पूछा गया था। क्या मजाक है। ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर जिम गिलेस्पी ने इस मूवी के खिलाफ बोला है। उनका कहना है कि ये कहानी भी सही नहीं है और इसका प्रेमिस भी सही नहीं है। उन्हें ये सीक्वल पसंद नहीं आया। मूवी सेट है बहामास में, लेकिन शूट हुई है मैक्सिको, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया और सोनी पिक्चर्स के स्टूडियो में। फैंस की बड़ी शिकायत है कि इस मूवी का नाम गलत है। इसका नाम होना चाहिए था आई स्टिल नो व्हाट यू डिड 2 समर्स अगो। इसमें जेनिफर का फेवरेट सीन है बोट वाला सीन, जब वो बोट से आइलैंड पर जाते हैं। जेनिफर ने ये मूवी इसलिए साइन की थी क्योंकि उन्हें लगा था कि जिम गिलेस्पी ही इसे डायरेक्ट करेंगे, जो कि उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जेनिफर का कट गया, पर साइन कर दिए थे इसलिए मूवी करनी पड़ी। थर्ड फिल्म जो इसके बाद आई वो सन 2000 में अनाउंस हुई थी, लेकिन बनने में उसे 6 साल लग गए। पहले उसमें जूली रे और कार्ला वापस आने वाले थे, लेकिन बाद में स्टोरी बदल दी गई, नई कहानी लिखी गई, पर उसमें भी जूली का कैमियो होने वाला था, लेकिन हुआ ही नहीं। उस मूवी में एकदम अलग कैरेक्टर्स हैं। ओरिजिनली स्क्रिप्ट में कार्ला मर जाती है और नैन्सी बच जाती है, पर मूवी में उल्टा कर दिया। एस्टेस जूली और कार्ला को बचाने के लिए वूडू कर रहा था और एंड में बस वही दोनों बची पूरे होटल में से। ये इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जिसमें हमने 2 किलर्स को देखा, घोस्ट फेस वाले रास्ते पर है। और इस मूवी में फाइनली जूली ने बेन विलिस को उसके फिशरमैन वाले अवतार में देख लिया। इस मूवी का बॉडी काउंट है 10, पिछले से ज्यादा। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और इसका अगला पार्ट जल्दी देखने के लिए कमेंट्स जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग सीरीज आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन बुरे हालातों में भी आपके पास पहुंच जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।